हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बिल्कुल ही सही चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के लेक्चर सीरीज में मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद अभी 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ, तो उद्भव क्यों हुआ, तो मुगल सम्राट उस समय पतनशील अवस्था में चले गए थे। तो इस वजह से 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उद्भव होता है। फ्रेंड्स, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अवध, हैदराबाद इत्यादि मैंने बता दिया था, और मैसूर का 2 पार्ट पहले से अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं मैसूर से संबंधित तृतीय पार्ट लेकर आया हूँ आपके समक्ष, और इसमें मैं बताऊँगा कि मैसूर के संबंध में जो आंग्ल तृतीय मैसूर होता है, आंग्ल मैसूर मीन्स तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो उसका क्या परिणाम, स्थिति और उसका क्या पृष्ठभूमि थी, तो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। ये वीडियो देखने के पहले आप इससे संबंधित मैंने जो 2 वीडियो अपलोड कर चुका है फ्रेंड्स, तो उसको आप पहले देखिएगा। वो चीज़ आपको ना समझ में आए तो यहाँ पर इसकी उसी से संबंधित पृष्ठभूमि है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो अगर वो नहीं समझ में आए वीडियो, तो ये वाला टॉपिक मीन्स तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग पहले वो दोनों वीडियो देखिएगा। इसके बाद ये तीसरा वीडियो जो तीसरा पार्ट है मैसूर का, वो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, तब जाकर ये भरपूर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जब आप लोग होटल में जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेटर को बुलाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि भाई स्टार्टर में क्या है। सबसे पहले आप लोग बोलते हैं कि भाई स्टार्टर में क्या है, फिर बोलते हैं स्टार्टर खत्म हो गया तो फिर मेन कोर्स में क्या है, इसके बाद फिंगर बोल का आप लोग पेशकश करते हैं फ्रेंड्स। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्टार्टर दे रहा हूँ, और स्टार्टर देने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैं मेन कोर्स में आऊँगा, और इसके बाद फिंगर बोल का डिमांड होगा फ्रेंड्स। तो एकदम आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स लास्ट तक। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टार्टर दे रहा हूँ सबसे पहले। तो स्टार्टर में क्या है फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समापन के उपरांत वहाँ पर एक संधि हुई थी फ्रेंड्स। तो उस संधि का क्या नाम था, तो उस संधि का नाम था मैंगलोर की संधि। तो उस मैंगलोर की संधि के उपरांत तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे फ्रेंड्स, तो मैंने उस समय आपको बताया था द्वितीय वीडियो में मैसूर से संबंधित। तो उसमें मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो प्रावधान था उसमें क्या था कि विजित क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस लौटा देना है। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर कर्नाटिक रीजन में यहाँ पर इसका पैट किसका था फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इस वाला एरिया में मैसूर का। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मैंगलोर में यहाँ पर आ गए थे कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहीं मैंगलोर में संधि होती है, और जो भी विजित क्षेत्र है फ्रेंड्स एक दूसरे को वापस लौटा दिया जाता है। मैसूर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ क्षेत्रों को विजित की थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी मैसूर के कुछ क्षेत्रों को विजित की थी, जिसका नेतृत्व मैसूर में कौन कर रहा था फ्रेंड्स, तो बखूबी आपको पता होगा कि हैदर अली के मृत्यु के उपरांत ये रातों रात फ्रेंड्स अपने जो बागडोर था सत्ता का, वो कौन संभाल लिया था, तो टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि होती है, जिसमें ये प्रावधान था कि जो भी विजित क्षेत्र है, वो विजित क्षेत्र एक दूसरे को क्या करना है, वापस लौटा देना है फ्रेंड्स। तो देखिए यही पृष्ठभूमि निर्माण होती है फ्रेंड्स तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। क्योंकि मैंगलोर की संधि एक क्या थी फ्रेंड्स, झूठी शांति बहाल करने की एक प्रक्रिया और एक भरपूर कोशिश की गई थी। और ये कौन सोचता था, तो टीपू सुल्तान। और ये जानता था, ये बखूबी इसको पता था फ्रेंड्स कि ये टीपू सुल्तान को बखूबी पता था कि झूठी शांति बहाल करने का मतलब कि कभी ना कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अटैक होगा। और यही कारण था कि ये क्या करता है कि टीपू सुल्तान ये समझ लेता है पहले कि ये क्या होगा, पुनः आक्रमण होने वाला है। यही कारण था कि ये क्या करता है कि सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है फ्रेंड्स, और यूरोपीय तर्ज पे मीन्स फ्रांसीसी तर्ज पर यह क्या करता है, गोला बारूद बम मिसाइल जो भी हो फ्रेंड्स उसको क्या करता है, एकत्रित करता है, और प्रशिक्षित सैनिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा बल देता है, ताकि जब भी सेना मजबूत होगी तभी तो फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना लोहा मनवाएगी। अगर मान लीजिए कि सेना मजबूत नहीं रहेगी तो फिर युद्ध करने से और इतना मीन्स अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने का क्या औचित्य फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि ये सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करते हैं। इसके कारण फ्रेंड्स इसमें और देखिए कि इसे यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने में एक नौसेना
बोर्ड का गठन करते हैं और नौसेना के बल पर ये नौसेना को विकास का बढ़ावा देते हैं। क्यों नौसेना पर ज़्यादा जोर देते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी नौसैनिक शक्ति फ्रेंड्स क्या थी, एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत थी। यही कारण था कि वो जो जल वाला एरिया है, मीन्स समुद्री इलाका जो भी है, उस पर उस जगह से अटैक करके फ्रेंड्स कोरोमंडल तट और मालाबार तट पर ये आक्रमण और उस पर धावा बोलने का और उसको अपने साम्राज्य में समावेशित करने का भरपूर प्रयास करती है। तो फ्रेंड्स यही कारण था कि इसने टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया और नौसैनिक विकास शुरू कर दिया फ्रेंड्स। यही कारण था कि अब पोत निर्माण घाट की भी स्थापना करता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर नौसेना का विकास हुआ तो उसको एक जगह पर रखने के लिए बंदरगाह को विकसित करेगा, घाट को विकसित करेगा। तो घाट को विकसित करेगा तो वहाँ पर क्या पोत निर्माण उद्योग मीन्स बढ़ावा होगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो भी रिपेयरिंग से संबंधित है वहाँ पर कामकाज शुरू होगा। तो यही कारण था कि फ्रेंड्स यहाँ पर पोत निर्माण घाट की भी एक स्थापना करता है। फिर फ्रेंड्स देखिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के विदेशी पहुँच को सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये जानता है बखूबी फ्रेंड्स टीपू सुल्तान कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत कर रही थी। तो व्यापार करके फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधि को इतना एग्रेसिव यूज करती थी कि उस व्यापारिक गतिविधि के वजह से ही ये अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी राजनीतिक शक्ति को, अपनी आर्थिक शक्ति को धीरे धीरे मजबूत किए जा रही थी। और टीपू सुल्तान मीन्स कहने का मतलब हैदर अली पर और मैसूर पर हावी होते जा रही थी फ्रेंड्स। तो यही कारण है कि टीपू सुल्तान समझ लेता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति को मजबूत करती है किससे? तो व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा देने से। यही कारण था कि टीपू सुल्तान भी व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा देता है और संसाधन को एकत्रीकरण करने का प्रयास करता है और उसी संसाधन से यह नौसैनिक बोर्ड का गठन करता है, निर्माण पोत घाट की स्थापना करता है फ्रेंड्स। तो ये रहा। फिर फ्रेंड्स देखिए कि इतिहासकार कुछ इतिहासकार ये है साम्राज्यवादी इतिहासकार। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार अपनी भड़ास निकालने के लिए, ये टीपू सुल्तान को अपनी गुस्सा निकालने के लिए, ये टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं कि ये एक सीधा साधा दैत्य है फ्रेंड्स, सीधा साधा दैत्य। तो ये अपनी गुस्सा निकालने के लिए साम्राज्यवादी इतिहासकार ऐसा कुछ बोल देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा ऐसा शासक था जिसको सीधा साधा दैत्य का भी दर्जा दिया गया था। आप लोग भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, ये कौन थे? तो टीपू सुल्तान को साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा ये दर्जा दिया गया। तो ये रहा स्टार्टर फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टर आपको दे दिया। तो अब वेटर को बुलाकर अब पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि स्टार्टर तो हो गया भाई, अब मेन कोर्स में क्या है? तो मेन कोर्स में वो लिस्ट देता है फ्रेंड्स वेटर। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं और इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको मेन कोर्स में शामिल कराने का प्रयास कर रहा हूं फ्रेंड्स। और इसमें आप देख लीजिए कि कारण है और प्रावधान है और इसका परिणाम है फ्रेंड्स। तो ये अब मेन स्कोर पचाने का अब प्रयास करें फ्रेंड्स। तो देखिए कारण, इस तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध का कारण क्या होता है? तो जो कर्नवालिस होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि मित्रों की एक सूची तैयार करता है और उस फ्रेंड लिस्ट में ये मैसूर का नाम नदारत रहता है, मीन्स मैसूर का नाम उस फ्रेंड लिस्ट में नहीं रहता है। और रहता किसका है फ्रेंड्स? तो त्रावणकोर का। यहाँ मैप समझिए, ये वाला एरिया किसका है फ्रेंड्स? ये त्रावणकोर वाला एरिया है, ये त्रावणकोर वाला। ये वाला एरिया किसका है फ्रेंड्स? तो माहे, जहाँ पर फ्रांसीसी रहती थी, फ्रांसीसिक नौसेना या फ्रांसीसी युग है, तो वहाँ पर अपना कब्जा रखा हुआ था, बस्ती अपना बसाया हुआ था माहे में। कौन? तो फ्रांसीसी। ये वाला एरिया फ्रेंड्स किसका है? मैसूर का। ये छोटा छोटा पार्ट्स अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये आगे समझ में आ जाएगा। ये वाला छोटा वाला इलाका ये कौन है? यहाँ पर गोवा अवस्थित था। ये वाला एरिया फ्रेंड्स मराठा हुआ, ये निजाम हुआ, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। और चूंकि आपको पता है कि ये उत्तरी सरकार निजाम के हाथ में था, लेकिन निजाम किसको दे दिया था? उत्तरी सरकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि अपनी सुरक्षा दृष्टि से, सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम पर मीन्स हैदराबाद वाला एरिया पर आक्रमण न करे, इसीलिए ये अपना एरिया किसको दे देती है खुश करने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर ये वाला एरिया फ्रेंड्स किसका है? तो ये कर्नाटक रीजन है फ्रेंड्स, इसको कर्नाटका बोलते हैं। उस समय का 18वीं शताब्दी का जो कर्नाटक था फ्रेंड्स, वो इसी एरिया में था। और आज का जो कर्नाटक है फ्रेंड्स, वो इस एरिया में है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला एरिया किसका था पहले? ये कर्नाटक वाला एरिया रीजन कहलाता था, यही कर्नाटक रीजन हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए ये
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण में सबसे पहले देखेंगे तो कर्नवालिस फ्रेंड्स उस समय देखिए कर्नवालिस आता है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है फ्रेंड्स। ये बंगाल का गवर्नर जनरल उसी वक्त ऐन मौके पर क्यों कर्नवालिस को बनाकर भेजा जाता है, तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है फ्रेंड्स कि उसी वक्त अमेरिकी क्रांति हो रहा था और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से वहां पर अमेरिकियों द्वारा उपनिवेश को मीन्स जो ब्रिटिश सत्ता है तो ब्रिटिश सत्ता से अपने आप को मुक्त करने के लिए वहां पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। और यही कारण था कि 1774 ईस्वी में फ्रेंड्स फिलाडेल्फिया कांग्रेस होता है और फिलाडेल्फिया कांग्रेस के माध्यम से आगे देखेंगे तो द्वितीय फिलाडेल्फिया कांग्रेस भी होता है। और उस बैठक उस कांग्रेस के बाद ये वहां पर घोषणा कर दिया जाता है कि अमेरिका क्या हुआ, अब स्वतंत्र हो गया। तो किसके चंगुल से फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश मीन्स ब्रिटेन से, ठीक, तो ब्रिटेन से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो ब्रिटेन का वहां प्रतिनिधि के रूप में कौन था फ्रेंड्स अमेरिका में, तो कर्नवालिस ही था, वहां का गवर्नर बनकर कर्नवालिस को ही भेजा गया था। तो इस प्रकार देखें तो 1789 ईस्वी में वहां पर संविधान का निर्माण होता है अमेरिका में और 1791 में वहां पर प्रथम संवैधानिक संशोधन होता है फ्रेंड्स। और वही प्रथम संवैधानिक संशोधन के बाद वहां पर फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर लिया जाता है और वही फंडामेंटल राइट्स यहां पर भारतीय संविधान में वहीं से लिया गया फ्रेंड्स। तो ये रहा इसका पूरा पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कर्नवालिस वहाँ पर तो पराजित हो गया। तो कर्नवालिस भारतीय साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ये ऐसा काम करता है फ्रेंड्स कि ऐसा फिर से ना हो जैसा अमेरिका में हुआ। अमेरिका में क्या हुआ था, तो ब्रिटेन के हाथ से एक उपनिवेश फ्रेंड्स चला गया था और यहाँ से उपनिवेश का जो सूर्य है वो अस्त होना शुरू हो गया था फ्रेंड्स। ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही अब दूसरा उपनिवेश, ये दूसरा उपनिवेश का सूर्य का दूसरा उपनिवेश जो है उस सूर्य का अस्त न हो, यही कारण था कि कर्नवालिस को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया जाता है। और आगे फ्रेंड्स देखें तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और उसके माध्यम से तरह तरह का नियम कानून यहाँ पर लागू किया जाता है। और अपनी पकड़ मजबूत बनाने के दरमियान ये क्या करता है फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त लागू करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करता है और वो आगे हम संवैधानिक विकास में आपको बता देंगे। तो इतना समझ लीजिए कि कर्नवालिस भारत में आ गया। तो कर्नवालिस अपनी पैठ मजबूत करने के लिए, भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए क्या करता है कि त्रावणकोर वाला एरिया को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर देता है और मैसूर वाला एरिया को उस फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करता है। यही कारण था कि फ्रेंड्स त्रावणकोर क्या किया कि 2 डच नगर को वहां से खरीद लिया। 2 डच नगर, यहाँ पर डच कुछ वास करते थे फ्रेंड्स, यहाँ पर डच रहते थे। तो उस 2 डच नगर को क्या करता है, ये त्रावणकोर खरीद लेता है। अब त्रावणकोर ऐसा काम किया तो टीपू सुल्तान क्या हुआ, भड़क गया फ्रेंड्स। और इसका भड़कना जायज भी था क्योंकि जो डच थे, फ्रांसीसी थे, वो किसके मित्र थे फ्रेंड्स, तो मैसूर के फ्रेंड्स, मैसूर के मीन्स टीपू सुल्तान के ये क्या थे, मैत्रीपूर्ण इन लोग के साथ संबंध था। किसका तो डच और फ्रांसीसियों का। तो अब देखिए मैसूर का मित्र जो डच है उसके नगर को, उसके बस्ती को खरीदा जा रहा है किसके, त्रावणकोर के माध्यम से। और त्रावणकोर किसके बलबूते और किसके इशारे पर काम कर रहा है फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए टीपू सुल्तान कहता है त्रावणकोर को कि भैया तुमको ये अधिकार नहीं है कि हमारे मित्र का नगर और बस्ती तुम खरीद लो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ टीपू सुल्तान क्या होता है, और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है फ्रेंड्स। और इतना ही नहीं, ये त्रावणकोर क्या करता है कि मैसूर के अपराधियों को भी शरण दिया रहता है फ्रेंड्स। जो भी मैसूर में विद्रोही गुट थे टीपू सुल्तान का, तो उस विद्रोही गुट का शरण कौन दिया था फ्रेंड्स, तो ये त्रावणकोर का एरिया वाला जो भी राजा था फ्रेंड्स, तो वो वाला त्रावणकोर का राजा ये क्या किया था, अपराधियों को शरण दिया था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखे तो टीपू सुल्तान अब क्या करता है कि अब आक्रमण करने के लिए उतारू हो जाता है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हस्तक्षेप के माध्यम से, त्रावणकोर के माध्यम से ये टीपू सुल्तान को ये चुनौती पेश करना शुरू कर दी थी फ्रेंड्स। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे देखें तो फ्रेंड्स आंग्ल, मराठा और निजाम, ये तीनों का त्रिगुट बन जाता है फ्रेंड्स, तीनों का त्रिगुट बन जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये चाल थी त्रिगुट बनाने का। और त्रिगुट बनाने के पीछे क्या चाल थी फ्रेंड्स, तो ये निजाम और मराठा, ये निजाम और मराठा इन दोनों को लालच दिया। लालच क्या दिया कि भैया देखो तुमको क्या चाहिए, मराठा लोग को क्या
क्या चाहिए था, चौधरी सरदेश मुखी चाहिए था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भैया तुम मेरे साथ आ जाओ, अगर यहाँ मैसूर में हम लोग जीत जाते हैं तो विजित क्षेत्र का कुछ हिस्सा मैं तुमको भी दे दूंगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में निजाम को भी बोलते हैं कि तुम अगर युद्ध होगा तो मैसूर के पक्ष में न जाकर तुम मेरे पक्ष में आ जाना। इस प्रकार अगर तुम मेरे पक्ष में आ जाओगे तो जो भी एरिया हम लोग विजिट कर लेंगे उस विजिट एरिया में कुछ हिस्सा तुमको भी मीन्स निजाम को भी मिलेगा। तो इस प्रकार लालच देकर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि त्रिकूट बनाने में सक्षम होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए फ्रेंड्स तो 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर हमला कर दिया जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है। तो हमला कौन करता है फ्रेंड्स, तो टीपू सुल्तान से रहा नहीं गया और वो क्या करता है कि टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर आक्रमण कर लेता है और फिर यहाँ से युद्ध शुरू। तो फिर देखिए 1789 ईस्वी से युद्ध क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर त्रावणकोर का युद्ध शुरू हुआ और त्रावणकोर वाला एरिया ये वाला हुआ फ्रेंड्स, देखिए ये वाला त्रावणकोर वाला ये वाला एरिया हुआ और श्रीरंगपट्टनम इस मैसूर में था। तो युद्ध करते करते फ्रेंड्स ये तीनों की संयुक्त सेना जो गुट बना था मराठा निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इस तीनों की त्रिगुट सेना यह कहाँ पहुंच जाती है, तो मैसूर की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम, तो उस श्रीरंगपट्टनम में पहुंच जाती है। और इस प्रकार टीपू सुल्तान वहां अपनी पकड़ धीरे धीरे टीपू सुल्तान की पकड़ क्या होता है फ्रेंड्स, तो कमजोर होने लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है कि टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है फ्रेंड्स। और वहां पर श्रीरंगपट्टनम मीन्स कोई भी राज्य की अगर राजधानी हो और उस राजधानी पर अगर किसी का कब्जा हो जाए तो ये मान लिया जाता है फ्रेंड्स कि पूरा साम्राज्य किसके हस्तगत में आ गया, जो आक्रमणकारी है उसके हस्तगत में, उसके साम्राज्य में विलीन हो गया। तो इस प्रकार कहने का मतलब क्या था कि श्रीरंगपट्टनम पर अगर ब्रिटिश कब्जा हो गया, त्रिकूट का कब्जा हो गया, तो कहने का मतलब कि पूरा मैसूर पर कब्जा हो गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखें फ्रेंड्स तो इसी श्रीरंगपट्टनम में क्या होता है कि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की क्या संधि होती है, किसके किसके बीच, तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो फ्रेंड्स आगे देखें तो इसका श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई उसका प्रावधान क्या क्या था। तो प्रावधान में हम लोग देखेंगे कि मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया गया, मीन्स मैसूर का आधा राज्य। तो कौन कौन साम्राज्य दिया, कौन कौन एरिया, कौन कौन हिस्सा दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर मैप से आप लोग समझा करें फ्रेंड्स, मैप से समझे। ये वाला एरिया जो था ये वाला एरिया फ्रेंड्स, ये वाला एरिया ठीक, और ये वाला एरिया, ये तीनों क्षेत्र किसको दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था, ये वाला एरिया जो था मालाबार था, ये वाला एरिया जो था ये था कुर्ग था, और ये वाला एरिया डिंडीगुल का था फ्रेंड्स। तो ये तीनों वाला एरिया किसको दे दिया गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, आगे देखिए पेशवा को क्या दिया गया फ्रेंड्स, तो धारवाड़, यहाँ पर मैंने बता दिया अंग्रेजों को मालाबार, डिंडीगुल और कुर्ग वाला एरिया दे दिया गया। पेशवा को क्या, धारवाड़ वाला एरिया। ये देखिए फ्रेंड्स ये धारवाड़ वाला एरिया है, ये खनिज संसाधनों से अकूत भंडार था, मीन्स अकूत भंडार था खनिज संसाधनों का फ्रेंड्स। तो ये वाला एरिया किसको दे दिया गया, धारवाड़ वाला एरिया मराठा को, और मराठा को खुश कर दिया गया। फिर निजाम को देखिए, निजाम को कुडप्पा वाला क्षेत्र दे दिया गया। ये वाला फ्रेंड्स देखिए ये पूरा मैसूर का इलाका है, मैसूर का इलाका में ये कुडप्पा वाला, तो कुडप्पा वाला एरिया किसको दे दिया गया फ्रेंड्स, तो निजाम को दे दिया गया। इस प्रकार देखें तो ये मैसूर का साम्राज्य है इसका। और अगला प्रावधान में क्या था फ्रेंड्स, तो ये 3.3 करोड़ रुपया का जुर्माना थोपा गया टीपू सुल्तान पर, और बोला गया कि जब तक तुम 3.3 करोड़ रुपया तुम नहीं देते थे तब तक तुम्हारे 2 पुत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जा में रखेगी। मीन्स जब तक तुम नहीं देते हो उतना पैसा तब तक इस 2 पुत्रों को किसके संरक्षण में रखा जाएगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रेंड्स देखिए तो ये रहा इसका प्रावधान था कि इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से ये क्या किया गया मैसूर के साथ। फिर फ्रेंड्स आगे परिणाम में देखते हैं तो आर्थिक एवं सामरिक रूप से ये क्या हुआ, टीपू सुल्तान या मैसूर वाला इलाका हुआ वो कमजोर पड़ गया फ्रेंड्स, शिथिल पड़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया प्रावधान में। फ्रेंड्स फिर आगे देखिए कि इसी परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कथन आता है फ्रेंड्स, और इस कथन के माध्यम से वो बोलता है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने शत्रु को कुचल दिया। अब फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट को यहाँ समझे, ठीक, एकदम इत्मीनान से देखिए ये क्या, इस कथन के माध्यम से कॉर्नवालिस क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, ये ध्यान से एकदम देखिए ध्यान पूर्वक। श्रीरंगपट्टनम
पर अगर कब्जा हो गया, मीन्स मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, तो अगर राज्य की राजधानी पर कब्जा हो जाता है तो मान लिया जाता है कि पूरा साम्राज्य क्या हुआ, वो हार गया। ठीक, तो अगर श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा हो गया मीन्स पूरा मैसूर पर कब्जा हो गया, और पूरा मैसूर पर कब्जा हो गया मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आ गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आ गई तो कॉर्नवालिस चाहता तो ये पूरा ये मैसूर वाला एरिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलीन कर देता, लेकिन कॉर्नवालिस ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया कि अगर कॉर्नवालिस ये पूरा मैसूर का इलाका को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलीन कर देता तो इसका आधा पार्ट मराठा को और आधा पार्ट निजाम को, मीन्स ये वाला एरिया 1/3 में डिवाइड होता है। 1/3, तो 1/3 किसको मिलता, मराठा को, फिर 1/3 किसको मिलता, निजाम को, और 1/3 किसको मिलता, अंग्रेजों को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार देखिए इस मैसूर का 3 भाग में डिवीजन हो जाता है, और एक भाग कौन कौन ले लेते, मराठा, निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ऐसा होता तो मराठा की शक्ति मजबूत हो जाती, निजाम की शक्ति मजबूत हो जाती। क्यों, क्योंकि उसको आधा मतलब कि 1/3 वाला एरिया मराठा को चला गया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया मराठा को चल जाता है, यहाँ से यहाँ वाला एरिया निजाम को चला जाता है, और 1/3 वाला एरिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती। तो इस प्रकार क्या होता है कि मराठा अपनी शक्ति को मजबूत कर लेते। क्यों, क्योंकि इतना एरिया किसके अंडर में आ गया, मराठा के अंडर में। निजाम अपनी शक्ति को मजबूत कर लेते। क्यों, क्योंकि इतना वाला एरिया निजाम के हाथ में आ गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंड्स इसको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो यही कारण था कि कॉर्नवालिस क्या करता है कि पूरे मैसूर को क्या करता है कि अपने साम्राज्य में विलीन नहीं करता है, और इस प्रकार ये स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक चाल थी कॉर्नवालिस की। और इसी परिप्रेक्ष्य में बोलता है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए, तो यहाँ पर मित्र को शक्तिशाली नहीं बनाया, छोटा छोटा इलाका दे दिया। शक्तिशाली कब बनता है, जब 1/3 मराठा को जाता, 1/3 निजाम को जाता, और मात्र 1/3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता। तब क्या होता है कि उसके मित्र शक्तिशाली बन जाते हैं, और इस प्रकार शक्तिशाली बन जाते हैं। और फिर आगे बोलता है कि हमने शत्रु को कुचल दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें अपने मित्रों को, मीन्स मराठा और निजाम को शक्तिशाली बनाए बिना ये क्या करता है कि मैसूर मीन्स उस समय क्या था, शत्रु यही था। तो मैसूर क्या होता कि इसकी शक्ति को कुचल दिया। तो इस प्रकार देखें तो यही स्टेटमेंट आता है फ्रेंड्स कि बिना अपने मित्रों की शक्तिशाली बनाए बिना हमने शत्रु को कुचल दिया। तो इन दोनों को शक्तिशाली बनाए बिना ये मैसूर को क्या कर दिया, शत्रु को कुचल दिया। तो ये था कॉर्नवालिस फ्रेंड्स। और इतना एग्रेसिव क्यों था, क्योंकि ये पहले हारा व्यक्ति है। कहाँ से, तो अमेरिका से हारा व्यक्ति है फ्रेंड्स। तो ये रहा इसका फ्रेंड्स ये टोटल क्या था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसका पृष्ठभूमि, कारण और इसका क्या क्या परिणाम हुआ। तो इसमें देखिए कि पृष्ठभूमि में मैं बता दूं आपको, सॉरी यहाँ पर ये हो गया, मैं आपको लिख दे रहा हूँ स्वतंत्रता की वृक्ष, वो बताने में आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये पृष्ठभूमि में क्या है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का पृष्ठभूमि कैसे रेडी हुआ। तो नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया और सहायता हेतु क्या किया, ये पत्र व्यवहार किया फ्रेंड्स। अब देखिए इसी समय क्या होता है कि उस समय यूरोप में, अगर यूरोप की कंडीशन देखें तो वहाँ पर फ्रांस की क्रांति होती है, और फ्रांस की क्रांति के माध्यम से फ्रेंड्स जो लुई की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाता है। मीन्स बुर्बो वंश का जो शासक है वहाँ पर उसको उखाड़ फेंक दिया जाता है, और नेपोलियन के नेतृत्व में वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स की क्रांति मीन्स सत्ता नेपोलियन के नेतृत्व में वहाँ पर आ जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार देखिए नेपोलियन से पत्र व्यवहार करता है और मदद की गुहार मांगता है। फिर आगे देखिए ये फ्रेंड्स की अफगानिस्तान, तुर्की और मॉरिशस वाला एरिया में ये क्या करता है कि अपना दूतमंडल भेजता है, और दूतमंडल के माध्यम से ये व्यापारिक गतिविधि को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ दूतमंडल भेजने के माध्यम से ये क्या इसका उद्देश्य रहता है कि सैनिक सहायता प्राप्त करे, किसके विरुद्ध में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स की स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण करता है। फ्रांसीसी जो क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति का 3 मूल मंत्र था फ्रेंड्स।
और वो 3 मूल मंत्र क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसी 3 मूल मंत्र के साथ वहां पर बुर्बो वंश की शासन को उखाड़ फेंका गया था और नेपोलियन की नेतृत्व में वहां पर सत्ता आया था फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि ये मैसूर का टीपू सुल्तान भी चाहता था कि हम स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए और इस वाला एरिया में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लाए। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित करे। तो इस प्रकार ये फ्रेंड्स, ये अंग्रेजों का कब्जा न हो यहाँ मैसूर पर, इसीलिए ये स्वतंत्रता का वृक्ष रोपने का प्रयास किया यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड्स, जैकोबियन क्लब की स्थापना भी करता है। ये फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रेंड्स उस समय, तो नेपोलियन क्या किया था कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था और इसी जैकोबियन क्लब के माध्यम से वो अपनी शक्ति को मजबूत किया था, राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बना लिया था फ्रेंड्स। किसके माध्यम से? जैकोबियन क्लब के माध्यम से। और इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अपने आर्थिक स्थिति को भी क्या कर लिया था? मजबूत कर लिया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है फ्रेंड्स नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था। तो महाद्वीपीय व्यवस्था वो विश्व इतिहास का टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप इतना ही यहाँ समझ ले कि जैकोबियन क्लब का ये क्या था? स्थापना किया था कहाँ पर? मैसूर में। कौन? तो टीपू सुल्तान। फिर इसका कारण देखे क्या होता है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का, कि वेलेस्ली शीघ्र चाहता है कि फ्रेंड्स ब्रिटिश जो मैसूर है वो ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बने। अब इस समय वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आ जाता है फ्रेंड्स, और वेलेस्ली अपने सहायक संधि के माध्यम से ये चाहता है कि मैसूर वाला एरिया जो है वो वहां पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो। यही कारण था कि ये मैसूर को एकदम इंस्टेंटली, त्वरित रूप से अपने साम्राज्य में विलीन करने का भरसक प्रयास किया। इसी परिप्रेक्ष्य में ये क्या होता है फ्रेंड्स कि 1799 ईस्वी में इस मैसूर पर वेलेस्ली के इशारे पर क्या कर दिया जाता है? अटैक कर लिया जाता है। किसके नेतृत्व में? तो हैरिस और स्टुअर्ट, ये सेनापति होते हैं फ्रेंड्स, और इनके नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण किया जाता है और टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है फ्रेंड्स। और इस प्रकार टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दरमियान ही। इस प्रकार अब राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई कहाँ? मैसूर वाले इलाके में। और यही कारण था कि अड्यार वंश के जो शासक है, अड्यार वंश के एक बालक को, मीन्स ये पहले मैंने बता दिया था फ्रेंड्स कि जो मैसूर था वहाँ पर किसका वंश था? तो अड्यार वंश का शासन था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज तृतीय को ये सत्ता पर बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि इन्हीं को क्या किया जाता है? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार कृष्णराज तृतीय ये क्या करते हैं फ्रेंड्स कि वेलेस्ली की सहायक संधि पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि इस मैसूर वाला इलाका में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी विदेश मंत्री को रख सकती थी। मीन्स विदेश मामलों का नेतृत्व अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना को यहाँ पर रखेगा। और किसके खर्च पर? तो मैसूर के खर्च पर। तो इस प्रकार देखें फ्रेंड्स, तो श्रीरंगपट्टनम मीन्स मैसूर पर ये अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता स्थापित हो गया।